अब हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स जो है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द शियर फोर्स और टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर। ठीक है, ये क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है टू द शियर फोर्स, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड, मतलब एक लेयर ऑफ फ्लूइड की दूसरी लेयर के ऊपर मूवमेंट को रेजिस्ट जो करती है वो प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। ठीक है, ये मूवमेंट को रेजिस्ट करेगी। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है? दिस इज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होती है ये, और इसकी एग्जांपल है टू लेयर्स मूविंग ओवर वन अनदर विद डिफरेंट वेलोसिटीज। जैसे 1, 2 और 3, 4 इस तरीके से आपको ये लेयर्स दिख रही होंगी। ये एक दूसरे के ऊपर जब मूव करती हैं और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करती हैं, जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेस एक्ट करती है बिटवीन देम, और उसी को बोल देंगे विस्कोसिटी जो है हो रही है। मतलब विस्कोसिटी क्या कर रही है? विस्कोसिटी की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं होने दे रही हैं। ठीक है, टॉप लेयर बॉटम लेयर को करेगी और बॉटम लेयर या फिर लोअर लेयर जो है उसके नीचे वाली लेयर को, और इस तरीके से ये चीज़ चलती जाएगी। और द फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर सरफेस टेक्स प्लेस ड्यू टू, अब हम विस्कोसिटी के बारे में जनरली पढ़ते हैं तो वो होती है रेजिस्टेंस ड्यू टू द रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होती है मूवमेंट की, और मूवमेंट को रेजिस्ट करती है जो प्रॉपर्टी, वो होती है विस्कोसिटी। तो मूवमेंट होती क्यों है फ्लूइड्स की? फ्लूइड्स की जो मूवमेंट होती है ओवर द सरफेस वो होती है ड्यू टू द डीफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। शियर फोर्स की अंदर मतलब जो डीफॉर्मेशन होती है अंडर द शियर फोर्स, उसकी वजह से होती है फ्लूइड्स की मूवमेंट। ठीक है, flow of fluid over surface takes place due to its deformation under shear force। ठीक है, इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है? शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब कि टाउ जो है, शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब कि डी यू अपॉन डी वाई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाउ के। अब अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होगा तो हम पहले ग्राफ देख लें। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट आएगा इसको हम बोलेंगे म्यू, और इसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, या फिर इसको हम सिंपली विस्कोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब डी यू अपॉन डी वाई को हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन हम इसको और भी नामों से बुला सकते हैं, जैसे कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको, फिर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी है आपको कि एक फ्लूइड जब रेस्ट पे होगा तो कॉमन सी बात है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और म्यू जो है, म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो एक्चुअली में क्या होता है? अगर हम इसको इसी को रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, है ना। इसी को हम बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, इस तरीके से हम दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं। और जो विस्कोसिटी है यहाँ पे म्यू, अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर हम टाउ के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं तो डी यू अपॉन डी वाई में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो मतलब कि विस्कोसिटी इज इनवेरिएंट विद शेयर स्ट्रेस। मतलब एक दूसरे के, ये एक में चेंज आएगा तो दूसरे में चेंज आएगा, दूसरे में चेंज आएगा तो इसमें आएगा। मतलब लेकिन ये जो है कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी जो है वो इनवेरिएंट होगा, उसके अंदर शेयर स्ट्रेस के चेंज होने से कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स पे ही सिर्फ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं, और 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल्स टू 10 पॉइज होता है। ठीक है, पॉइज भी एक यूनिट होती है विस्कोसिटी की। इसके बाद आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का आपको सिंपली इतना याद रखने की जरूरत है कि विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी होता है।
ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बस इतना याद रखना है। और इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, और इसको हम अगर दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो लेंथ स्क्वायर पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। और स्ट्रोक से इसकी एक और यूनिट है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड्स पे। टाइप ऑफ फ्लूइड्स में सबसे पहले हम करेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं जो कि ओबे करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है गलती से, यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगी जो कि हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये इसी का ग्राफ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी भी हो सकता है। डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो हो जाएगा एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं एयर, वाटर, मर्क्यूरी, ग्लिसरीन, केरोसिन, इंजीनियरिंग फ्लूइड्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी। इसके बाद है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओबे नहीं करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। ठीक है, इसीलिए हम देख सकते हैं इसका ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है टाउ और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में। ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स या फिर डायलेटेड फ्लूइड भी हो सकता है। ठीक है, और ये रियल फ्लूइड्स होते हैं। और एक और चीज़, ये स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स जो होते हैं इनको हम शेयर थिननिंग फ्लूइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये रियल फ्लूइड्स होते हैं तो इसकी एग्जाम्पल जो है ह्यूमन ब्लड, टूथपेस्ट, मिल्क, पेपर पल्प, पॉलीमेट्रिक सॉल्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल रबर, सस्पेंशन पॉइंट्स। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। और इवन ये जो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं इनकी अपरेंट विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन रेट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड नाम से ही पता चल रहा है कि ये इमेजिनरी फ्लूइड्स होते हैं। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होती है, नॉन विस्कस होती है और इरोटेशनल होती है। और दूसरा कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन डी यू अपॉन डी वाई जो है एक्स एक्सिस पे आता है तो इसके साथ ये कोइंसाइड करेगा ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से। तो आइडियल फ्लूइड्स को जो है मैंने दिखाया हुआ इस तरीके से ये शो करेंगे। और उसके बाद है रियल फ्लूइड्स जिसकी विस्कोसिटी होगी। ठीक है, इसके बाद है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का अगर हम ग्राफ देखें तो हम देख सकते हैं कि टाउ की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, डायरेक्ट एकदम ऊपर पहुंचा रही है, मतलब कि शेयर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन यील्ड वैल्यू। और इवन ऑल्सो शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। वो तो दिख ही रहा है हमें ग्राफ में कि ये प्रोपोर्शनल ज़रूर है, बट इसमें क्या है कि ये वैल्यू थोड़ी सी ग्रेटर है यील्ड वैल्यू से। ठीक है, और उसके बाद है आइडियल सॉलिड्स। आइडियल सॉलिड्स में क्या होगा, डी यू अपॉन डी वाई 0 के बराबर होगा। यहाँ पे ये इसके नीचे आइडियल सॉलिड्स के नीचे मैंने यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है। टाउ जो है यहाँ पे टाउ वाली जो लाइन होगी यानी कि वाई एक्सेस जो होगी वहाँ पे ही आइडियल सॉलिड्स का मतलब कि लाइन आती है। इसके बाद है सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी। सरफेस टेंशन क्या होती है, एक ऐसी इलास्टिक टेंडेंसी होती है फ्लूइड सरफेस की जिसकी वजह से इट एक्वायर्स द लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक इसकी वाटर ड्रॉपलेट की हमेशा हम एग्जांपल देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट जो है उसका इस तरीके से ही शेप क्यों होता है, वो अपनी कोशिश करती है कि सबसे ज़्यादा मैं लीस्ट सरफेस एरिया जो है, सबसे कम जो सरफेस एरिया जो है वो बना लूँ और उसी के साथ में गिरूँ सरफेस पे। ठीक है, तो लीस्ट सरफेस एरिया वो क्यों ऑक्यूपाई करती है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन। ये एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की, और ये क्यों होती है, ड्यू टू द कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब कोहेजन क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अगर वो सिमिलर होंगे और उनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो उसको हम कोहेजन बोलेंगे, और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो हम उसको एडहेशन बोल देंगे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्यों होती है, ड्यू टू द कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स। और ऑल द मेंबर्स ऑन द फ्री सरफेस एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स। अगर हम इस एक कंटेनर को देखें तो इस कंटेनर में जो यहाँ सेंटर में एक अगर पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हर
साइड से फोर्स लग रही है, इसको खींचने की कोशिश कर रही है लिक्विड के जो पार्टिकल से, बिकॉज वो एक दूसरे में अट्रैक्शन हो रही है, तो हर साइड से फोर्स लग रही है, तो इसीलिए ये स्टेबल रहेगा। लेकिन जो टॉप पे लिक्विड जो एक लिक्विड सरफेस या पॉइंट होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि नीचे वाली साइड से फोर्स लगी होगी, अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी कोहेजन की वजह से, लेकिन ऊपर वाली साइड कुछ है नहीं, तो इसलिए ये क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स, नीचे की तरफ इसको एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि नीचे की तरफ खींच रहा होता है इस पॉइंट इस सरफेस पे जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको, ठीक है। अब सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर या फिर kg फोर्स पर मीटर, ठीक है। ml L की पावर में 0 T-1, इस तरीके से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसके बाद इसकी अगर हमें एक और डेफिनेशन देखनी है सरफेस टेंशन की, ये हो जाएगी टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद अ गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमर्स्ड लिक्विड सच दैट द कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। सिंपली आपको समझ आ चुका है कि ये एक ऐसी फोर्स है, टेंसाइल फोर्स, जो कि मतलब कि सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से मतलब दो जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दो, वो लिक्विड हो गया या फिर गैस हो गया, फ्लूइड्स की मतलब सिंपली फ्लूइड्स की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से मतलब वो एक शेप बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो सबसे लीस्ट सरफेस एरिया जो पॉसिबल हो सकता है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है, बाकी आपको डेफिनेशंस जब आप रीड करते हो आपको समझ आता जाएगा कि हाँ यही इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म्स एन इंटरफेस विद अनदर लिक्विड और गैस, द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द इंटरफेस इज नोन एज सरफेस टेंशन। ये भी एक तरीके से डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन हॉलो बबल पे कितनी हो जाएगी, प्रेशर इनटू डाया अपॉन 8, ठीक है, ये हॉलो बबल पे होगी, इसकी डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगी बुक पे बहुत इजीली। फिर सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट हो जाएगी प्रेशर इनटू डाया ऑफ ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड जो होगा बबल का, लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर जो होगा या हॉलो बबल के अंदर होगा या फिर लिक्विड जेट के अंदर जो प्रेशर होगा, तो वो हो जाएगा P इंटू डी, यानी कि डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट डिवाइडेड बाई 4, और लिक्विड जेट के लिए प्रेशर इनटू डाया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और हमें याद रखना है कि सरफेस टेंशन जो है वाटर की होती है 0.0736 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद हम आते हैं कैपिलैरिटी पे। अब हमने देखा था कि सरफेस टेंशन जो है वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द कोहेशन। अब इस बार क्या होगा कि कैपिलैरिटी किसकी वजह से होगी, एडहेशन और कोहेशन दोनों की वजह से होगी, ठीक है। कैपिलैरिटी होता है राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली, ठीक है। एक ट्यूब लेते हैं, पतली सी एकदम ट्यूब लेते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पतली सी ट्यूब लेंगे और एकदम छोटी सी उसकी छोटा सा उसका डाया होगा बिल्कुल, उसमें क्या करना है हमने उसे कोई भी लिक्विड को इस तरीके से एक कंटेनर में ले लेना और उसके ऊपर मतलब उस ट्यूब को रखना है। बस ये ट्यूब जो है ऊपर से भी ओपन होगी और नीचे से भी ओपन होगी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें याद रखना है कि ऊपर से भी ओपन हो सकती है, नीचे से भी ओपन होगी, और इस ट्यूब को हमने ऐसे रख के देखना है और देखना है कि ऊपर क्या बन रहा है, मतलब इस तरीके से ये शेप बन रही है या फिर ये वाली शेप बन रही है। अब क्या होगा कि जो लिक्विड जो जिसके अंदर एडहेशन ज़्यादा होगी, एडहेशन मतलब कि दो लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब कि ग्लास ट्यूब और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, उसमें ये इस तरीके से शेप बनेगा। और इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा कि कोहेशन ज़्यादा होगी, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन है तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, वॉल के साथ जो होगा, वॉल या फिर ये जो ट्यूब है ग्लास ट्यूब, इसकी जो वॉल है, इसका जो आउट सरफेस है, इनर सरफेस, उसके साथ वो उतना चिपकेंगे नहीं, जिसकी वजह से इस तरीके का शेप बनेगा। और इसको हम बोलेंगे कैपिलरी फॉल। फॉल क्यों, क्योंकि वॉल के कंपैरिजन में ये नीचे की तरफ इसकी एजेस है, इसके कॉर्नर को अगर हम देखें इस तरीके से, ये जो इसका कॉर्नर है, ठीक है, ये वॉल के कंपैरिजन में जो है नीचे की तरफ है,
झुका हुआ थोड़ा, ठीक है, ऊपर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिलरी फॉल, और इसको हम बोलेंगे कैपिलरी राइज, मतलब वॉल के कंपैरिजन में ये ऊपर वॉल के साथ चिपक के एकदम ऊपर आ गया है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिलरी राइज, ठीक है। और हमें याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है, और इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी हो जाएगा डाया ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, पाइप का डाया जो कि दोनों एंड्स में ओपन है, मैंने बोला ये दोनों एंड्स पे ओपन होती है पाइप, और इसका जो थीटा है वो 0 डिग्री होता है वाटर के लिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में, और मरकरी के लिए 128 डिग्री होता है। इसके बाद है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से पहले हम जानते हैं वेपराइजेशन क्या होती है। वेपराइजेशन होती है चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, ठीक है, लिक्विड से गैस फॉर्म में जब एक लिक्विड या फ्लूइड जो है वो चेंज होता है तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने ग्राफ जो एक टेबल टाइप का डायग्राम टाइप की हमने देखी होगी अपने स्कूल टाइमिंग में, तो लिक्विड स्टेट से हम जब गैसियस स्टेट में चेंज होता है उसको वेपराइजेशन बोल देते हैं। और वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको बोल देते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। उस टाइम पे रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑलमोस्ट एट एन इक्विलिब्रियम होती हैं, ठीक है। और एट 20 डिग्री सेल्सियस वाटर जो होगा वो उसका वेपर प्रेशर कितना होता है 17.5 टॉर होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं 2.33 किलो पास्कल, ठीक है। 1 टॉर इज इक्वल्स टू 133.33 पास्कल होता है। तो कैविटेशन क्या चीज़ होती है, अब कैविटेशन भी एसोसिएटेड है वेपर प्रेशर से। अब क्या होता है, सपोज हमने ये एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसके नीचे हम यहाँ पे फायर लगा देते हैं या आग लगा देते हैं, और इसको हम फ्लेम से जो लिक्विड है इसको हम बॉईल कर रहे हैं या उसको हीट अप करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब जो लिक्विड होगा वो गैस में कन्वर्ट होगा, है ना, गैस में कन्वर्ट होगा, और रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों एक साथ हो रही होगी। अब ऐसा क्या होगा कि जब ये जाके यहाँ पे अगर हम इसको कवर करके रखेंगे तो जब ये जाके ऊपर जो कंटेनर होगा जिस भी चीज़ से हमने इसको ढका होगा इसके साथ जाके जब भी ये लगना शुरू हो जाएंगे वेपर्स, तो ये बबल की तरह फॉर्म हो जाएंगे, धीरे धीरे बबल्स बनाते जाएंगे, जिसकी वजह से एक टाइम आएगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो बबल्स जो होंगे वो ब्रेक होंगे, ठीक है, बबल्स ब्रेक करेंगे और क्रैकिंग साउंड सी आएगी, तो उसको बोल देते हैं कैविटेशन। इसकी वजह से ये जो है मतलब जो कंटेनर जो ऊपर हमने रखा हुआ जिस चीज़ से इसको ढका हुआ कई बार वो टूट भी सकता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और यूलर नंबर से कैविटेशन एसोसिएटेड होती है।